नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में नए सर्कुलर जारी किए गए हैं जिसके द्वारा कोई प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और आरसीएम की प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जो एक्सपोर्टर हैं उन्हें बड़ी राहत दी गई है। सर्कुलर नंबर 202/14/2023 जीएसटी जारी किया गया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि यदि सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस केस में एक्सपोर्ट तभी माना जाता है यदि आप एक्सपोर्ट प्रोसीज को फॉरेन करेंसी में रियलाइज़ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि यदि एक्सपोर्ट रेमिटेंस स्पेशल INR वोस्ट्रो अकाउंट में ली जाती है एक्सपोर्टर के द्वारा, तो क्या इसे भी एक्सपोर्ट और सर्विस के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। इसके लिए भी सर्कुलर जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी एक्ट की प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी माना जाता है यदि सप्लायर इंडिया में हो और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया हो, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो, और जो पेमेंट है सर्विस के लिए वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में ली जाए या फिर इंडियन रुपीज़ में, यदि ये परमिट किया गया है आरबीआई के द्वारा। तो दोस्तों, जो कंडीशन है इसके लिए ही आरबीआई के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज़ के नाम से एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें कि अलाउ किया गया था कि इनवाइसिंग, पेमेंट और सेटलमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की INR में की जा सकती है। तो इसके लिए आरबीआई के द्वारा एक मैकेनिज़्म बनाया गया था कि इस केस में जो इंडियन इंपोर्टर है जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं वो पेमेंट INR में ही करेंगे, जो कि स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट में चली जाती है कोरस्पॉन्डिंग बैंक के पार्टनर कंट्री के, और उसके बाद जब एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलती है तो वो भी इसी स्पेशल अकाउंट से ही मिलती है, स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट से, तो INR में पेमेंट की जाती है। तो दोस्तों, इसी के लिए अब ये सर्कुलर जारी किया गया है कि यदि अब एक्सपोर्टर इस पेमेंट को INR में रिसीव करेंगे स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट से कोरस्पॉन्डिंग बैंक के, तो उस केस में भी इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई हुआ माना जाएगा। दोस्तों, CBIC के द्वारा एक और सर्कुलर जारी किया गया 203/15/2023 GST, जिसके द्वारा के प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न को क्लैरिफाई किया गया है, यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जाती है इंक्लूडिंग थ्रू मेल और कोरियर या फिर एडवर्टाइजिंग सेक्टर से रिलेटेड या फिर को लोकेशन सर्विस से रिलेटेड। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 13 दिया गया है, जहाँ पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई की प्रोविज़न दी गई है, यानी कि पता करना होता है कि क्या आपको IGST चार्ज करना है या फिर CGST और SGST, ये प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड रहता है। दोस्तों, पहले सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 दिया गया था जीएसटी एक्ट में, जिसे कि अब ओमिट कर दिया गया है। ओमिट करने से पहले इस सेक्शन के अंतर्गत ये लिखा गया था कि यदि सप्लायर जो है सर्विस का या फिर रेसिपिएंट सर्विस का आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय मेल और कोरियर जो है वो डेस्टिनेशन मानी जाती थी कि गुड्स कहाँ पे जा रही हैं, उसकी आपको डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना होता था। लेकिन दोस्तों, अब ये प्रोविज़न 1 अक्टूबर 2023 से ओमिट कर दी गई है फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा। तो अभी यहाँ बहुत से डाउट थे कि अब प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकाली जाएगी। तो यहाँ पे अब CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिफ़ॉल्ट रूल के अकॉर्डिंग डिटरमिन होगी, जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 IGST में दिया गया है। यानी कि दोस्तों, यदि आपको रिसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन पता है तो उसे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है, लेकिन यदि रिसिपिएंट की लोकेशन आपको पता नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। इसी प्रकार दोस्तों, बाय मेल और कोरियर, इसके लिए भी डिफ़ॉल्ट रूल ही अप्लाई होगा, यानी कि यदि आपको रिसिपिएंट की लोकेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। यदि रिसिपिएंट की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर को आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग सेक्टर के केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस कैसे निकालना है, इसके लिए भी CBIC ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे दोस्तों 2 केस हो सकते हैं, यानी कि पहला केस है जहाँ पे कि स्पेस की सेल होती है या फिर यूज़ ऑफ स्पेस जो स्ट्रक्चर या होल्डिंग पे होता है, जो कि स्ट्रक्चर वेंडर से बिलोंग करता है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो डिस्प्ले की जाती है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। तो ये पहला केस है, इसके रिगार्डिंग CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में ये माना जाएगा कि होल्डिंग और स्ट्रक्चर जो है उस लैंड पे इरेक्ट है
जो कि इमूवेबल स्ट्रक्चर है, इस प्रकार ये अर्थ से फिक्स किया गया है। तो इस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऐसे ही निकालना है जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप निकालते हैं, यानी कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लोज ए IGST एक्ट का अप्लाई होगा, यानी कि जो सर्विसेज हैं डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आर्किटेक्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर के द्वारा। तो इसी प्रकार से ये जो राइट टू यूज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस केस में भी आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है, यानी कि जो होल्डिंग स्ट्रक्चर है फॉर एडवर्टाइजिंग या फिर फॉर ग्रांट ऑफ राइट टू यूज़ द होल्डिंग स्ट्रक्चर, वो इस केस में माना जाएगा कि किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। दोस्तों दूसरा केस है जहाँ पे कि एडवर्टाइजिंग कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करना चाहती है होर्डिंग पे, बिल बोर्ड पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे, लेकिन इसके लिए वो वेंडर की सर्विस को अवेल करती है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेंज करने की होल्डिंग और बिल बोर्ड को वेंडर की होती है, जिसका कि अपना स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर वो स्ट्रक्चर को रेंट पे भी ले सकता है। तो यहाँ पे वेंडर ही रिस्पॉन्सिबल होता है एडवर्टाइजिंग को डिस्प्ले करने के लिए स्पेसिफाइड लोकेशन पे, और इस पूरे टाइम पीरियड में जो वेंडर होता है वो पोजेशन में होता है होल्डिंग स्ट्रक्चर की, और इस केस में जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो कोई स्पेस या स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, इसके लिए CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि इस केस में कोई सेल ऑफ स्पेस या सप्लाई ऑफ राइट टू यूज़ द स्पेस नहीं है। इस प्रकार इस केस में सेक्शन 12 सेक्शन 3A की जो प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी, यानी कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन नहीं देखनी है, बल्कि इस केस में आपको सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, यानी कि यदि रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखनी है, यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है और उस केस में यदि रिसिपिएंट का जो रिकॉर्ड है अवेलेबल है तो वो आपको लेना है प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन यदि रिसिपिएंट का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। दोस्तों कोलोकेशन सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है। कोलोकेशन दोस्तों एक डेटा सेंटर फैसिलिटी होती है जो कि बिजनेस कंपनी देती है रेंट पे अपने सर्वर को, और इसके साथ ही दूसरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं जिसे कि होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो दोस्तों क्या इस केस में इसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हुए सेक्शन 12 से सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, या फिर इसके लिए डिफ़ॉल्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इस केस में होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि ना सिर्फ सर्वर पे जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जाता है बल्कि इसके साथ ही कुछ और सर्विस भी दी जाती हैं, जैसे कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैकअप फैसिलिटी, फायरवॉल सर्विस, 24 आवर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सर्विस है। तो दोस्तों इसके लिए CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि इस केस में इसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सी सर्विस दी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों इस केस में सर्वर और नेटवर्क हार्डवेयर तो उपलब्ध कराया जाता है, इसके साथ ही कुछ और सर्विस भी दी जाती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस, नेटवर्क कनेक्टिविटी, बैकअप फैसिलिटी, फायरवॉल सर्विस। तो इस केस में जो डिफ़ॉल्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, यानी कि दोस्तों यदि ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो उसकी लोकेशन आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए लेनी है, लेकिन यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो उस केस में यदि रिसिपिएंट का रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। यदि रिसिपिएंट का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि एग्रीमेंट सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में इस प्रकार का है कि सिर्फ फिजिकल स्पेस ही रेंट पे दिया जाएगा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उसके साथ होस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस नहीं दी जाएंगी, और ये सर्विस जो है वो रिसिपिएंट को अपने आप ही अरेंज करनी होंगी, तो उस केस में इसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। और इसके लिए सेक्शन 12 से सेक्शन 3 क्लोज A के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लोकेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों एक और सर्कुलर 204/16/2023 GST जारी किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि डायरेक्टर कंपनी को कोई सर्विस देता है तो उस केस में RCM बेसिस पे कंपनी को GST पे करना होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से इशू थे कि यदि डायरेक्टर कोई कॉर्पोरेट गारंटी देता है कंपनी के लिए ताकि कंपनी क्रेडिट फैसिलिटी या लोन ले सके, तो क्या इसके ऊपर भी जीएसटी पे करना होगा, या फिर यदि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई पर्सनल गारंटी या कॉर्पोरेट गारंटी देती है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा। तो दोस्तों इसी के लिए भी सर्कुलर जारी किया गया है। जो पहला डाउट था कि यदि डायरेक्टर कंपनी को कोई कॉर्पोरेट गारंटी देता है ताकि वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सके, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी पे करना है। इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि डायरेक्टर कंपनी रिलेटेड पर्सन है और इस केस में रूल 28 जो वो अप्लाई होता है, यानी कि जो सर्विस दी गई है वो ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे आरबीआई का सर्कुलर था कि यदि डायरेक्टर कंपनी को कोई गारंटी देता है तो उस केस में कोई फीस या रेमुनरेशन या कमीशन चार्ज नहीं कर सकता है। तो इस केस में क्योंकि कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो ओपन मार्केट वैल्यू 0 मानी जाएगी और इस केस में आपको आरसीएम बेसिस पे जीएसटी नहीं पे करना है। लेकिन दोस्तों एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहाँ पे कि डायरेक्टर को कोई रेमुनरेशन पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उस केस में आपको इसके अकॉर्डिंग ही जीएसटी लेना है, यानी कि इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जो आपने रेमुनरेशन या कंसिडरेशन पे किया है उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों इसके अलावा दूसरा केस है यदि कोई और रिलेटेड व्यक्ति किसी दूसरे रिलेटेड व्यक्ति को ये सर्विस देता है कॉर्पोरेट गारंटी की, या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए ये कॉर्पोरेट गारंटी देती है ताकि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे लेनी है। दोस्तों इसके लिए अब जो जीएसटी का रूल है वो अमेंड कर दिया गया है। तो अब रूल 28 में अमेंडमेंट की गई है, सब रूल 2 जो है वो इंसर्ट किया गया है, जो कि यह कहता है कि यदि कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई 1% ऑफ द कॉर्पोरेट गारंटी या एक्चुअल कंसिडरेशन जो पे किया गया है विच एवर इज हायर वो लेना है। तो दोस्तों ये जो रूल है वो अप्लाई होगा अब वैल्यूएशन करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी के केस में। लेकिन जो डायरेक्टर के द्वारा गारंटी दी जाती है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उसके लिए रूल नहीं अप्लाई होगा। उसके लिए पहले हमने जो सीरियल नंबर 1 में डिस्कस किया है वही प्रोविज़न अप्लाई होगी। तो दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।